हेलो भाई, राम राम सबने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जो HSSC के, जो CET के पेपर के लिए, उनका सेट नंबर है 15 और ये मंडी सुपरवाइजर 2016 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है। तो मेवात में जो बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा है उस पर किसका प्रभाव नहीं है, ये पूछ रखा है। तो उस पर पंजाबी का प्रभाव नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा। तो ये किस विद्वान का रहा, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और ये एक्ट कौन सा था, 12F एक्ट के तहत 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। और इसकी नींव किसने रखी थी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किसका रहा था, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का। और है ना, इसमें सबसे पहले कौन से विभाग की स्थापना की गई थी, तो इसमें सबसे पहले संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी का वर तू ढूंढियो। तो इसमें किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती हैं। तो किस अवसर पर गाती हैं, विवाह अवसर पर ये गीत गाया जाता है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था। तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान में, जो झज्जर जिले में है। खेड़ी सुल्तान कहाँ है, झज्जर जिले में। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली। तो हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी दिल्ली से रेवाड़ी, और 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। और भारत की पहली CNG ट्रेन पूछे ना, तो भारत की पहली CNG ट्रेन 15 जनवरी 2015 को हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। देखो, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी। और भारत की पहली CNG ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो रेवाड़ी से रोहतक। अगर यह है रोहतक से रेवाड़ी तो ये गलत होगा। तो ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। और कब चली थी, 15 जनवरी 2015 को। और जो ये है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1873 में चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सबसे पहले अम्बाला में। 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध अम्बाला में हुआ था। और 1919 में सर्वप्रथम हुआ था अम्बाला में। 19 अप्रैल को क्रांतिकारी छावनी में जो 34 सिख के जो पाइनियर रेजिमेंट के स्टोर में आग लगा दी थी। तो कहाँ, जो सिख पाइनियर रेजिमेंट थी ना, उसके स्टोर में आग लगा दी थी। अम्बाला में ये रोल एक्ट का विरोध हुआ था। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे। तो ये थे अकबर के समकालीन। ये आधुनिक फरीदाबाद जिले के एक, और इनका जन्म स्थान कहाँ है, सीही गांव फरीदाबाद में। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, सीही गांव फरीदाबाद में। और किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और ये एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। और मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गई घाट नामक स्थान में बस गए थे। और ये अकबर के समकालीन थे सूरदास। इनकी प्रमुख रचनाएं भी पूछ लेते हैं भी। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है। तो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, तो दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, खंडवा। सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, खंडवा। काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है। तो काला तितर पर्यटन स्थल है सिरसा जिले में। कहाँ पे है, सिरसा जिले में है। अब यह ना अबूब शहर के नाम से प्रसिद्ध है। जो काला तितर पर्यटन स्थल है ना, वो अबूब शहर के नाम से भी फेमस है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। तो देखो भाई, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं,
तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। और इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं। सत्यार्थ प्रकाश 1974 में किस में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी और किस में? संस्कृत भाषा में। अच्छा, उस और भी जो रचनाएं हैं इनकी, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती की हैं। लेकिन फेमस यही है, ज़्यादा यही पूछते हैं। तो ये है ना 1974 में प्रकाशित हुई थी सत्यार्थ प्रकाश। हरियाणा की राजभाषा, अच्छा हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा है हिंदी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और राष्ट्रभाषा हिंदी का जन्म हरियाणवी बोली से ही हुआ है। यहाँ खड़ी बोली का प्रभाव अधिक है, यहाँ पे खड़ी बोली का प्रभाव अधिक है हरियाणा में। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के गुड़गांव, रोहतक और हिसार उपर्युक्त तीनों का योगदान रहा था। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली आता है पानीपत के अंतर्गत। और बापोली पानीपत जिले का एक खंड है। इसके अलावा पानीपत, इसराना, समालखा, सनौली भी पानीपत के खंड हैं। प्रसिद्ध फिल्म नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो इनका संबंध रहा है यमुनानगर जिले से। 1930 में पंजाब प्रांत का जो झेलम जिला था ना, जो अब पाकिस्तान में है, उसका गांव था खुर्द में सुनील दत्त का जन्म हुआ था। और दत्त परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? झेलम, जो अब पाकिस्तान में है, झेलम जिले के खुर्द गांव में सुनील दत्त का जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। तो झेलम का जिला, झेलम जिले में गांव कौन सा था? खुर्द। झेलम जिला और खुर्द गांव में इनका जन्म हुआ था। और बाद में ना ये हरियाणा के मंडोली में बसे थे। बाद में ये जब विभाजन हुआ तो हरियाणा का जो मंडोली गांव था उसमें आके बस गए थे। और 25 मई 2005 को इनका निधन हुआ था। यमुनानगर जिले से हैं ये। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है कुंडली में। एजुकेशन सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? कुंडली में। इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन नहीं थे? जीडी तापसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो देखो, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और बनारसी दास गुप्ता ना, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो बनारसी दास गुप्ता 2 बार बने, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये राव वीरेंद्र सिंह गैर कांग्रेसी पूछे ना, तो गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह थे, दूसरे मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। और जो बनारसी दास गुप्ता है ना, ये 2 बार सीएम बने थे। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल जी ने। ये गोलागढ़ भिवानी के रहने वाले थे और हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। तो बंसीलाल कौन से मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और दूसरे थे राव वीरेंद्र। और तीसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। ये कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। बंसीलाल कितनी बार बने हैं? 4 बार। और इनको हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष भी बोलते हैं। और है ना, बंसीलाल ने ही पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाने का काम कर दिया था। 1970 तक हर गांव में बंसीलाल ने बिजली पहुंचाती थी। और नहरों का निर्माण भी बंसीलाल के द्वारा ही किया गया था। सिंधाना उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये तीजों पर दिया जाता है भाई। सिंधाना लिख रहा है, सिंधारा आएगा। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था। और आकाशवाणी रोहतक राज्य का सबसे पहला और पुराना आकाशवाणी केंद्र है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी। कब? 8 मई 1976 को ये पहला आकाशवाणी केंद्र था। और दूसरा था कुरुक्षेत्र का। तो दूसरा कुरुक्षेत्र का था, ये 24 जून 1991 को। तो 24 जून 1991 को। और तीसरा था हिसार में 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 में।
तो देखो भी हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा हिसार में। और इनकी डेट भी याद करनी पड़ेगी, 8 मई 1976, 24 जून 1991 और 26 जनवरी 1999 में हिसार में। तो तीनों आकाशवाणी केंद्र हो गए। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। और इसकी है ना देखो इनकी और भी हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो देखो हर्ष को नाग और रत्न प्रिय थे। ये ट्रिक है, हर्ष को क्या पसंद थे? नाग और रत्न प्रिय थे। तो ये तीनों आगे ना, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक इनके रचयिता थे। और हर्ष ने बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर और संग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो देखो रत्नावली किसकी रचना है? हर्ष की। और प्रियदर्शिका भी इन्हीं की है और नागानंद भी। तो हर्ष को क्या प्रिय थे? नाग और रत्न प्रिय थे। तो तीनों इनकी हर्षवर्धन की हैं, ये आती रहती हैं। पश्चिमी यमुना नगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? तो ये आएगा पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो किस स्थान से निकाली गई है? ताजेवाला से। यह नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। तो सबसे प्राचीन पूछे तो पश्चिमी यमुना नहर ही है सबसे प्राचीन, ये पूछ लेते हैं। इसकी लंबाई और शाखाओं सहित इसमें 3226 किलोमीटर लंबी है ये पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी। और इसकी लंबाई है 3226 3226। इस नहर द्वारा है ना किस किस जिले में सिंचाई होती है? करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा तथा राजस्थान के कुछ जिले व दिल्ली के कुछ भाग समेत 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो देखो पश्चिमी यमुना नहर सबसे प्राचीन नहर है, इसकी लंबाई 3226 है। और करनाल, फिर रोहतक, सोनीपत, फिर हिसार और सिरसा, फिर बाद में ये राजस्थान के कुछ जिलों में भी सिंचाई करती है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं सोनीपत से। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। और है ना हरियाणा के महत्वपूर्ण प्राचीन अवशेष व संबंधित स्थान भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोने तांबे के सिक्के मित्ताथल भिवानी। सोने तांबे के सिक्के कहाँ से? मित्ताथल भिवानी से। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से। जैन मूर्तियां आसी से। अयोध्या गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी। यज्ञ मूर्तियां पलवल। यज्ञ मूर्तियां कहाँ से? पलवल। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मित्ताथल भिवानी से। शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से। और टकसालें कहाँ से? अग्रोहा हिसार से। ये मैंने ना 7-8 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा कर बहुत अच्छी तरह से याद करवा रखे हैं, वहां जाके याद कर लेना ये सारे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मैंने पहले बताया था, ये है राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। ये नांगल रेवाड़ी के रहने वाले थे और ये हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी थी। और ये प्रथम पुरुष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। कुम्हार, सुनार आदि जातियों की उपयोगिता गांव में भी बहुत है। तो इसमें से ये बताना है तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, इसमें बताना है। तो ये होगा सेकंड, तद्भव प्रत्यय है। समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा? तो प्रकाश का होगा रोशनी। निम्न शब्दों में दिए गए प्रत्येक शब्द में 4 विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक ही शब्द सही है। सही उत्तर को चुनिए। अकाम का होगा सकाम। अघोषित का होगा घोषित। निम्न प्रश्न में एक ही शब्द की 4 अलग अलग वर्तनियां दी गई हैं, जिनमें से केवल एक वर्तनी सही है, उस पर निशान लगाइए। तो ये कौन सी सही है? शुद्ध वर्तनी है ईर्ष्या। तो इनमें से सही है ईर्ष्या।
निम्न प्रत्येक प्रश्न में 1, 2, 3, 4 के साथ एक एक वाक्य दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 में से केवल एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को पहचान कर उस पर सही निशान लगाइए। तो देखिए इसका होगा, आप उनसे संपर्क करें, ये इसका सही होगा हमारे। और इसमें से होगा आपका देश सुंदर है। निम्न वाक्य में प्रथम और अंतिम भाषा को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। उनके बीच आने वाले वालों को 4 भागों में बांटकर की संज्ञा दी गई है। ग और वह की संज्ञा दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन भागों का उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और तो उचित क्रम को चुनिए। ईश्वर की अनुकंपा से आपकी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर की अनुकंपा से आपकी हर इच्छा पूरी हुई। इसके बाद में है ना ये बताने कि इसके आगे क्या आएगा। तो इसके आगे देखो ये आएगा, इच्छा पूरी हुई और आज जबकि आप इस संसार से विदा हो रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप अपने मन में कोई अधूरी। तो ये आएगा, इसका ये क्रम में लगाने हैं। निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द का संधि ज्ञात कीजिए। तो इसमें संधि ज्ञात करनी है। तो ये होगा, प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। तो क्या होगा इसमें होगा विसर्ग संधि। इसमें दे नहीं रखा लेकिन इसमें आएगा, देखो तपोवन, तपह प्लस में वन, तो इसकी बतानी थी संधि। तो इसमें आएगा विसर्ग संधि। तपह जमा में वन, विसर्ग संधि। जो कुछ पढ़ा जाए उसे यदि हृदयंगम भी कर लिया जाए तभी पढ़ना सार्थक माना जाता है। इसमें आएगा व्यंजन संधि। देखो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होती है। तो दिक् प्लस में अंगत, इसमें व्यंजन संधि आएगा भी। निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो यह आता है, देखो 324 से 329। ये पहले वाले पेपर में भी करवा रखा है, इसलिए सारे पेपर में ना एक क्वेश्चन एक होता है लेकिन उसमें ना 4-5 आंसर छुपे होते हैं, जो मैं अच्छी तरह से आपको बता रही हूँ। तो हर पेपर में ये लगा लो कि अगर 40 क्वेश्चन में करवा रही हूँ ना तो 150 या 200 क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 324 से 329। तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से भाग कौन सा होगा? 15। और 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित सारी बातें क्या है? निर्वाचन से संबंधित दी गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो ये पूछे निर्वाचन आयोग कैसा है? तो स्थायी संवैधानिक निकाय है। देखो संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम क्या है? तो अतिरिक्त जो राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का क्या नाम दिया गया है? तो इसे सरचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो ये होगा कुल सदस्यों का 1/3 भाग। कितना होगा? 1/3 भाग। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। तो सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है? हिंद महासागर में। सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है? हिंद महासागर में। भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी। तो भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? 1853 में। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की थी? तो अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की ये दूरी तय की थी इसने। जो पहली रेल यात्रा हुई थी ना तो अप्रैल 1853 में, और मुंबई से ठाणे के बीच में हुई थी और 34 किलोमीटर की इसने दूरी तय की थी।
विद्यापति ने अपने गाने डैश में लिखे थे। तो ये देखो भाई, विद्यापति ने अपने गाने मैथिली भाषा में लिखे थे। विद्यापति ने कौन किस में लिखे थे? मैथिली में। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। तो मुखर गायक कौन हुआ करता था? जहांगीर। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। तो ये है जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। यह एक मुखर गायक भी था जहांगीर। भारत का सबसे बड़ा अबरख उत्पादन केंद्र का नाम बताओ। तो ये है कोडरमा। अबरख उत्पादन में ये कोडरमा है। सरकार द्वारा किसी विषय पर जनगण का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को जनगण सरकार द्वारा किसी विषय पर जनगण का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं व्हाइट पेपर। ये होगा व्हाइट पेपर कहा जाता है। लुइस जॉर्डन था एक। तो लुइस जॉर्डन क्या था? एक फ्रेंच अभिनेता था। क्या था लुइस जॉर्डन? एक फ्रेंच अभिनेता था। विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वोत्तम रूप से पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 से संबंधित प्रश्न का उत्तर व्यक्त करता है। तो ये पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 विस्तृत है। तो देखो भाई, ये क्या विस्तृत है? इसमें आएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। पंजाब और हरियाणा राज्यों तक उन प्रदेशों तक जो हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरित किए गए, यहाँ तक विस्तृत था। तो इसका आएगा ये। 12वीं पंचवार्षिक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो 12वीं पंचवार्षिक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सम्मिलित और अखंड विकास। निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो इसका आएगा कन्नड़। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है ना, सही उत्तर चुनना है। ए सही है और बी उसी नियम की निरंतरता है। तो इसमें ए सही है। यदि किसी को धारा 10 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्रत्याभूत किया जाता है तो उसे अनुप्रतिधारी मान लिया जाता है। और धारा 23 के अनुसार अनुप्रतिधारी अपने अनुज्ञा पत्र में कृषि उपजों के क्रम विक्रम के व्यवसाय का उल्लेख करे या न करे, उसे शुल्क की वसूली की जाएगी। क्रय विक्रय के व्यवसाय का उल्लेख करे या न करे। तो ये होगा ये। ए और बी दोनों सही और बी उसी नियम की निरंतरता है। निम्न में से किस देश ने 2022 तक अपने सभी ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है जर्मनी ने कि ये 2022 तक अपने सारे ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा। 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखो भाई, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आएगा भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना, उसके हस्ताक्षर होते हैं। पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में ये करवाया था। तो देखो, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर होंगे? 1 रुपए के नोट पर होंगे वित्त सचिव के हस्ताक्षर। ये आपको पहले बताया था। और बाकी जितने भी नोट है ना, उन पर सबके भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होगा ना, उसके साइन होंगे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो देखो भाई, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और ये किस में है? 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग है। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? 280 में। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये पूछ ले, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल होते हैं 5 और 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान है?
तो ये है इलेक्ट्रॉन के समान। ब्लैक फुट बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो ये होती है आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से यह बीमारी होती है। इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। यह पशुओं में अधिक पाई जाती है। तो ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। और राज्यसभा उच्च सदन है और स्थायी सदन होता है भाई, ये भंग नहीं होती राज्यसभा, और उच्च सदन होता है। निम्न में से किस राज्य में 17 सितंबर को उद्योग दिवस घोषित किया गया है? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। 17 सितंबर को उद्योग दिवस घोषित किया गया है। तो ये है महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा राज्य सीमा की अधिकतम संख्या दूसरे राज्यों में से, मतलब कौन से राज्य की सीमा दूसरे राज्यों से ज्यादा लगती है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश की, और इसकी सीमा लगती है 8 राज्यों से। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। और पीडीएफ चाहिए ना भाई, जिसकी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। जिस भी पेपर की चाहिए है आपको टेलीग्राम पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।